नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 सितंबर 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत की G20 प्रेसिडेंसी का विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, जो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से विषय सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीवों के मूल्य और पृथ्वी ग्रह और व्यापक ब्रह्मांड में उनके अंतर संबंध की पुष्टि करता है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में किसे नए अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? Who has been included as the new permanent member in the G20 summit held under the chairmanship of India? The right answer is option number C, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ। इसके साथ ही अब G20 ग्रुप में 19 देश और 2 संघ, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गए हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी ने सम्मेलन में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की। अफ्रीकन यूनियन एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह सम्मेलन नई दिल्ली में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। यह प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा नहीं की गई? Which of the following was not discussed in the G20 summit 2023? The right answer is option number C, आपदा प्रबंधन पर मानवीय सहायता के लिए समन्वय केंद्र, कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ रखता है। यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी का हिस्सा है। इस प्रस्तावित गलियारे में रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे, जो 2 गलियारों तक फैले होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत के प्रदर्शन के रूप में G20 शिखर सम्मेलन पर किसे प्रदर्शित नहीं किया गया था? Which was not displayed at the G20 summit venue as a showcase of India's cultural diversity and heritage? The right answer is option number A, मधुबनी और गोंड पेंटिंग नहीं प्रदर्शित किया गया था, बाकी तीनों का प्रदर्शन हुआ था। भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ, उसमें भारत मंडपम, जो कि अनुभव मंडपम से प्रेरित है, भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा, चोल शैली का, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय की छवि प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त, तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला, बोधि वृक्ष के नीचे बैठी भगवान बुद्ध की पीतल मूर्ति, विविध संगीत विरासत जिसमें कि हिंदुस्तानी, लोक, कर्नाटक और भक्ति शामिल थे। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने G20 की अगली अध्यक्षता की जिम्मेदारी ब्राजील, जो कि राष्ट्रपति है वहाँ के, लुइज इनासियो लूला डिसिल्वा को सौंप दी है। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था,
डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़कर के ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एमपीएन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एमपीएन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द 19th मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इस्तांबुल। भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 8 सितंबर को इस्तांबुल तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इसके अंतिम संस्करण का आयोजन 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। यह वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक के मांड्या, चामराजनगर और रामानगर जिलों में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। न्यूज में क्यों है अभी? कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की संगमा रेंज में पहली बार ल्यूसिस्टिक सांभर देखा गया। एक सफेद सांभर हिरन को इससे पहले वर्ष 2014 में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में देखा गया था। ल्यूसिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी पशु की त्वचा की रंजकता गायब हो जाती है और जिससे त्वचा सफेद या पीली हो जाती है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 का दूसरा चरण अरब सागर में संपन्न हुआ? द सेकेंड फेज ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 23 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज कंक्लूडेड इन द अरेबियन सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। इस अभ्यास में दोनों पक्षों के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान तथा अभिन्न हेलीकॉप्टर शामिल थे। यह विगत वर्षों में भारत एवं फ्रांस के मध्य मजबूत रणनीतिक संबंधों के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है। यह वर्ष 1993 में शुरू हुआ था तथा आधिकारिक तौर पर इसे वर्ष 2001 में नामित किया गया है। नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नेचीफू टनल लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हर मौसम में कनेक्टिविटी और सैन्य तैयारी बढ़ाने के लिए कुल 90 सीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें से उल्लेखनीय अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग सेक्टर को वार्षिक रूप से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
इसके अतिरिक्त विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सितंबर 2023 के दूसरे सप्ताह में लीबिया में कौन सा तूफान आया? विच हरिकेन मेड लैंडफॉल इन लीबिया इन द सेकेंड वीक ऑफ September 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेनियल। पूर्वी लीबिया में विनाशकारी बाढ़ की घटना देखी गई। डेनियल तूफान के कारण आई इस बाढ़ के कारण व्यापक जनधन की हानि हुई है। दशकों के युद्ध और एक केंद्रीय सरकार की कमी के अभाव के कारण देश के बुनियादी ढांचे को काफी क्षति पहुंची है और हाल ही में मूसलाधार बारिश ने देश की स्थिति को अति संवेदनशील बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लीबिया एकमात्र देश है जिसके पास कोई जलवायु रणनीति नहीं है। लीबिया आंतरिक अशांति से लेकर प्रवासियों के शोषण तथा तेल राजस्व विवादों तक कई संकटों से जूझ रहा है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विच प्लेयर हैज कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 13,000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। भारत ने एशिया कप 2023 के सुपर 4 फेज के एक मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 228 रनों से हरा दिया। यह वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। भारत ने विराट कोहली 122 और केएल राहुल 111 के शतकों की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली ने शानदार वनडे पारी के दौरान सचिन तेंदुलकर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल्स ऑफ यूएस ओपन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6, 6-3 से हराकर 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। जोकोविच ओपन एरा में जीते गए सबसे बड़े एकल खिताब के रिकॉर्ड का दावा करने वाली सेरेना विलियम्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। ग्रैंड स्लैम कार्यक्रम में जनवरी के मध्य में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई के अंत में जून के प्रारंभ तक फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में विंबलडन और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच टूर्नामेंट मिट्टी पर और विंबलडन घास पर खेले जाते हैं। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल्स ऑफ यूएस ओपन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोको गॉफ। अमेरिका की 19 साल की छठी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ने फाइनल में बेलारूस की अरीना सबालेंका को 2-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त देकर यह खिताब अपने नाम किया। यह गॉफ का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वह 1999 के बाद यूएस ओपन जीतने वाली पहली टीनेजर खिलाड़ी भी बन गई हैं। साल 1999 में सेरेना ने यह कारनामा किया था। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुलदीप यादव। इन्होंने महान स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 106 मैचों में 150 विकेट लिए थे। अब 88 एक दिवसीय मैचों में कुलदीप के नाम 25.64 की औसत से 150 विकेट हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बात करें तो कुलदीप इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज स्पिनर हैं। सबसे तेज रहे हैं पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक, केवल 78 मैचों में। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? Who won the 5th National Wheelchair Rugby Championship 2023? The right answer is option number D, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कर्नाटक पर 31-10 के अंतिम स्कोर के साथ शानदार जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया। बिहार की टीम हरियाणा को 23-7 से हराकर तीसरे स्थान पर रही है। चैंपियनशिप का आयोजन पुणे में भारत में रग्बी की शासी निकाय द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन द्वारा किया गया। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किरण जॉर्ज। बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर मौजूद किरण जॉर्ज ने दुनिया के 82वें नंबर के खिलाड़ी जापान के कू ताकाहाशी के खिलाफ 56 मिनट तक चले मैच में 21-19, 22-20 से जीत हासिल करते हुए BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना दूसरा खिताब जीता। इससे पहले इन्होंने ओडिशा ओपन 2022 के फाइनल में हमवतन प्रियांशु राजावत को हराकर खिताब
जीता था। किरण जॉर्ज इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम वन द टाइटल्स ऑफ सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से मात देते हुए खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की तरफ से खेल के 8वें मिनट में पहला गोल भरत लायेरजम ने किया। दूसरा गोल 73वें मिनट में लेविस जांग मिलनम ने किया। टूर्नामेंट का फाइनल भूटान के थिम्पू के चांग लिमिथांग स्टेडियम में आयोजित किया गया। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में भारत के सूरज सिंह को सम्मानित किया गया। किस देश की सीमा एटलस पर्वत से नहीं लगती? विच कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद एटलस माउंटेन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लीबिया की सीमा नहीं लगती है। एटलस पर्वत पश्चिमोत्तर अफ्रीका में 2000 किलोमीटर से अधिक की पर्वत श्रृंखला है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के देशों से निकलती है और इसका सबसे ऊंचा पहाड़ दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित 4167 मीटर पर स्थित तुबकाल है। न्यूज में भी क्यों है? 8 सितंबर की रात मोरक्को में आए भूकंप के कारण भीषण तबाही देखी गई है। यह मोरक्को के इतिहास में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप था। भूकंप के कारण 2900 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 6.8 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र एटलस पर्वत के अल हौज क्षेत्र में था। यह क्षेत्र प्राचीन शहर मराकेश के निकट स्थित है। भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? भोज वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोज वेटलैंड, जिसे भोपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, एक रामसर साइट है। इसमें 2 सन्निहित मानव निर्मित जलाशय शामिल हैं। अपर लेक 11वीं शताब्दी में कोलांस नदी पर मिट्टी के बांध के निर्माण से बनाई गई है और लोअर लेक, इसका निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था, जिसका मुख्य कारण ऊपरी झील से रिसाव था। यह भोपाल शहर से घिरी हुई है। अभी न्यूज में क्यों है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को जल निकायों को होने वाले भारी नुकसान के कारण भोज वेटलैंड में क्रूज जहाजों के साथ साथ अन्य मोटर चालित नौकाओं के संचालन को रोकने का आदेश दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में कितने एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के विस्तार को स्वीकृति दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना टू रिलीज हाउ मेनी एलपीजी कनेक्शंस इन 3 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू 2025-26? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान के तहत इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना पहले 1 जून 2023 को शुरू की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। एक्सपो 3 से 4 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। यह विशेष रूप से एमएसएमई के लिए वैश्विक व्यापार संबंधों में सहायता के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस विश्व व्यापार एक्सपो 2023 के 4थे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? इन विच स्टेट द मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद वाज अनवेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया। क्यूसीआई ने पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में सरपंच संवाद अभियान शुरू किया है, जो नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नेट जीरो एमिशन का टारगेट हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है? हाउ मेनी करोड्स ऑफ रुपीज इन्वेस्टमेंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 25,000 करोड़ रुपये। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत रथ ने 14 सितंबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल 2040 तक यह टारगेट हासिल किया जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की नेट जीरो योजना में गैस के प्रकोप को कम करने और फंसे हुए गैस के व्यवसायीकरण के साथ साथ नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने, हरित हाइड्रोजन संयंत्रों का निर्माण और बायोगैस और एथेनॉल संयंत्रों का निर्माण शामिल है। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है? विच इंडियन वीमेन क्रिकेट प्लेयर हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2023 टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। हरमन भारत की पहली महिला क्रिकेटर है जिन्हें यह सम्मान मिला है। सूची में हरमनप्रीत के अलावा भारत से नंदिता वेंकटेशन और वीनू डेनियल को शामिल किया गया है। इसमें भारतीय मूल के नवारुण दासगुप्ता को भी जगह मिली है। भारत द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहां बनाया जा रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग बिल्ट बाय इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी न्यूमा। न्यूमा जम्मू और कश्मीर के लेह जिले में स्थित एक गांव है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और मानसून में भारी वर्षा होती है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक ब्रिज से किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जा रहा यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में स्थित है, जो चीन से मुकाबला के लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। इस प्रोजेक्ट को 218 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट कैप्टन टू स्कोर 2000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बाबर आजम। पाकिस्तान के बाबर आजम वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। 28 वर्षीय बाबर ने 31 पारियों में यह कारनामा करके दिखाया है, जबकि कोहली ने 36 पारियों में 2000 रन पूरे किए थे। तीसरे स्थान पर हैं एबी डिविलियर्स। स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए विश्व कप क्रिकेट पहली बार किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इन विच सिटी इज द वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। पहली बार चेन्नई स्ट्रीट 20 का मेजबान शहर होगा, जो एक अविश्वसनीय रूप से हृदय स्पर्शी क्रिकेट टूर्नामेंट है जो विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए समर्पित है, जिसका लक्ष्य क्रिकेट प्रेमियों और बच्चों के अधिकारों की वकालत करना है। इस टूर्नामेंट में यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, हंगरी, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और रवांडा सहित 15 देशों के स्ट्रीट बच्चे शामिल होंगे। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सागो ऑफ सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच हैज बीन प्रोवाइडेड जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। सलेम स्टार्च और सागो मैन्युफैक्चर्स सर्विस इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को हाल ही में सलेम साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सलेम तमिलनाडु राज्य का सबसे अधिक साबूदाना उत्पादक जिला है। कच्चे टेपियोका से प्राप्त साबूदाना छोटे कठोर ग्लोब्यूल्स या मोती के रूप में होता है और मोती सफेद रंग का होता है। कोरापुट काला जीरा चावल, जो कि उड़ीसा का है, को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस चावल को चावल के राजा के रूप में जाना जाता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड द इंडियन मेंस टीम विन इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक। भारतीय पुरुष टीम ने कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में एशियाई टेबल चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से मिली हार के बाद कांस्य पदक के साथ अपने सफर को समाप्त किया। अनुभवी शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियान गनाशेखरन की भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम 0-3 से हारकर टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में हारने वाली दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीमों को कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिकल और मैकेनिकल गुणों के साथ एक बायोडिग्रेडेबल नैनो कंपोजिट फिल्म का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? रिसर्चर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन विच सिटी हैज सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड अ बायोडिग्रेडेबल नैनो कंपोजिट फिल्म with optical and mechanical properties? The right answer is ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। अनुसंधान में पॉलीमर का उपयोग शामिल है, जो पैकेजिंग से लेकर चिकित्सा
उपकरणों तक विस्तृत है। साथ ही इनकी अनुकूलनशीलता और बहुमुखी प्रतिभा के कारण विभिन्न उद्योगों में आवश्यक हो गए हैं। हालांकि लचीले डिस्प्ले और ऑर्गेनिक एलईडी तकनीक जैसे उन्नत अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक लचीले तथा ऑप्टिकल सक्रिय पॉलीमर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, इन पीडीएफ के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस कंपनी की गोवा फैसिलिटी में निर्मित लोकप्रिय एंटासिड सिरप डाइजिन जेल को स्वाद और गंध के संबंधों में ग्राहकों की अलग अलग शिकायतों के कारण स्वेच्छा से वापस लिया जा रहा है? Which company's popular antacid syrup Digin gel manufactured at its Goa facility is being voluntarily recalled due to various customer complaints regarding taste and odor? The right answer is option number C. About India, भारत का औषधि महानियंत्रक DCGI, जो कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का नेतृत्व करता है, ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य देखभालकर्ता परामर्श के दौरान डाइजिन जेल लिखते समय सावधानी बरतें। डाइजिन जेल एक लोकप्रिय एंटासिड सिरप है जो एसिडिटी और इससे जुड़े लक्षणों, जिसमें सीने की जलन, पेट की परेशानी, पेट दर्द और गैस शामिल है, से राहत देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।